क्या शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन है, या एक गहरी साजिश, एक मीठा सपना, या एक कड़वा समझौता? आप जिसे प्रेम का प्रतीक मानते हैं, क्या वो सिर्फ एक कानूनी दांवपेच है जहां आपकी आजादी, आपकी पहचान और आपका अस्तित्व दांव पर लगा होता है? आज हम इस भ्रम को तोड़ने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम इंसान के दिमाग की उन गहरी परतों को खोजते हैं जो अक्सर अंधेरे में छिपी रहती है। आज हम एक ऐसे रिश्ते की बात करने वाले हैं जिसे दुनिया का सबसे पवित्र बंधन माना जाता है, विवाह। लेकिन क्या वाकई ये पवित्रता की चादर उतनी ही साफ है जितनी दिखती है, या उसके नीचे छिपी है कुछ ऐसी सच्चाइयां जो आपको अंदर तक हिला देंगी? हम बात करेंगे विवाह की। क्या ये सिर्फ एक कानूनी बंधन है या प्रेम का असली प्रतीक? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शादी को आप प्यार का नाम देते हैं वो अक्सर एक कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा कुछ नहीं होती? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके रूल्स और कंडीशंस आपको कभी बताए ही नहीं जाते, और जब तक आपको पता चलता है तब तक आप उसके जाल में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। इस वीडियो में हम विवाह के इस दोहरे चेहरे को बेनकाब करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सदियों से इस रिश्ते को समाज ने, कल्चर ने और यहां तक कि हमारे अपने दिमाग ने एक अलग ही रूप दे दिया है। हम जानेंगे कि कैसे प्रेम के नाम पर अक्सर हम कुछ ऐसे समझौतों में बन जाते हैं जहां हमारी मर्जी, हमारी इच्छाएं और हमारी आजादी एक सेकेंडरी रोल में आ जाती है। जरा सोचिए, हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? एक राजकुमार आएगा, राजकुमारी से मिलेगा और दोनों प्यार में पड़ जाएंगे, फिर वो शादी करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। फिल्मों में, किताबों में, टीवी सीरियल्स में हमें यही फेरी टेल वर्जन ऑफ मैरिज दिखाया जाता है। एक परफेक्ट पिक्चर जहां दो लोग मिलते हैं, उनका दिल मिलता है और वो जिंदगी भर के लिए एक हो जाते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कितना रोमांटिक। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सिर्फ एक मीठा भ्रम है जिसे हमारे समाज ने, हमारे अपनों ने और यहां तक कि खुद हमने अपने दिमाग में बड़ी चालाकी से बिठा लिया है? क्या ये प्रेम का आइडिया सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे कुछ और ही खेल चल रहा होता है? चलिए एक पल के लिए इस प्रेम की चादर को हटाते हैं और देखते हैं कि इसके नीचे क्या छिपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं, किसी के प्यार में पड़ते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ भावनाएं होती हैं या कुछ गहरी साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जरूरतें भी होती हैं? क्या हम सबकॉन्शियसली एक ऐसे पार्टनर को नहीं ढूंढ रहे होते जो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाए, हमारे सोशल स्टेटस को बेहतर करे, हमें अकेलापन महसूस ना होने दे या हमारी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके? डार्क साइकोलॉजी हमें बताती है कि इंसान के हर बड़े फैसले के पीछे अक्सर कुछ प्रीमल मोटिवेशंस होते हैं: सर्वाइवल, सिक्योरिटी, रिप्रोडक्शन और सोशल एक्सेप्टेंस। क्या शादी भी इन्हीं मोटिवेशंस को पूरा करने का एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है जिसे हमने प्यार का नाम दे दिया है? सोचिए, समाज में शादीशुदा लोगों को ज्यादा स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सिंगल लोगों को अक्सर अकेला, अधूरा या अभी सेटल नहीं हुआ जैसे टैक्स दिए जाते हैं। ये क्या है? ये सोशल प्रेशर है। ये प्रेशर हमें अंदर ही अंदर पुश करता है कि शादी करो, सेटल हो जाओ। और इस प्रेशर को अक्सर प्यार के नाम पर बेच दिया जाता है। आपको लगता है कि आप प्यार में पड़ रहे हैं, लेकिन असल में आप शायद सामाजिक अपेक्षाओं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और अपनी खुद की इनसिक्योरिटी के जाल में फंस रहे होते हैं। क्या प्यार सिर्फ एक बहाना है उन गहरी साइकोलॉजिकल जरूरतों को पूरा करने का जिन्हें हम खुद भी नहीं पहचान पाते? अब आते हैं कानूनी बंधन वाले पहलू पर। आप कहेंगे, अरे ये क्या बात हुई? शादी तो दिल का रिश्ता है, इसमें कानून कहां से आ गया? लेकिन जरा रुकिए, सोचिए। आप एक अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं, एक गाड़ी खरीदते हैं या एक जॉब शुरू करते हैं, हर जगह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिखित में, साफ साफ शर्तों के साथ। आपको पता होता है कि आप क्या साइन कर रहे हैं, क्या राइट्स है और क्या ऑब्लिगेशंस है। लेकिन शादी, यह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखाते, कोई नियम कायदे नहीं बताते, बस एक दूसरे का हाथ थामते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं या रजिस्टर में साइन करते हैं। और आपको लगता है कि यह सिर्फ प्यार और आशीर्वाद की बात है, लेकिन सच तो यह है कि शादी एक बहुत बड़ा लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके रूल्स और कंडीशंस आपको कभी बताए ही नहीं जाते या इतने हल्के में बताए जाते हैं कि आप उनकी गंभीरता समझ ही नहीं पाते। आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके बच्चे, आपकी लेगेसी, सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ जाता है। आप किसका नाम इस्तेमाल करेंगे,
आपके बच्चे किसका सरनेम कैरी करेंगे? आपकी डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? अगर कल को रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कौन सी चीज किसकी होगी, कौन कहाँ रहेगा, बच्चों का कस्टडी किसको मिलेगी? ये सब प्रेम नहीं, कानून तय करता है। और ये कानून अक्सर उन लोगों के लिए मुश्किल बन जाता है जिन्होंने इसे सिर्फ प्रेम का नाम दिया था और कभी इसके लीगल साइड पर ध्यान ही नहीं दिया। सोचिए, जब आप शादी करते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान से नहीं जुड़ते, बल्कि एक पूरे परिवार से, एक कम्युनिटी से और एक कानूनी सिस्टम से जुड़ते हैं। आपके राइट्स बदल जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाती है। आप अब एक अकेले इंडिविजुअल नहीं रहते, आप एक यूनिट बन जाते हैं और इस यूनिट के अपने कानून होते हैं। ये कानून बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर आप इन कानूनों को तोड़ते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन कर देता है। और इस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर प्रेम अक्सर एक सेकेंडरी इमोशन बनकर रह जाता है। अब बात करते हैं शादी के अंदर छिपी हुई पावर डायनामिक्स की। ये वो चीज है जिसे कोई ओपनली एडमिट नहीं करता, लेकिन हर शादी में, हर रिश्ते में ये खेल चल रहा होता है। पावर डायनामिक्स का मतलब है कि रिश्ते में कौन ज्यादा कंट्रोल रखता है, किसकी बात ज्यादा सुनी जाती है, किसके फैसले ज्यादा मायने रखते हैं, क्या दोनों पार्टनर बराबर हैं या एक का पल्ला भारी है। डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि इंसान हमेशा पावर और कंट्रोल की तलाश में रहता है, भले ही वो इसे सबकॉन्शियसली ही क्यों ना करता हो। शादी में ये पावर डायनामिक्स अक्सर फिनेंशियल कंट्रोल, इमोशनल मैनिपुलेशन या सोशल प्रेशर के रूप में सामने आती है। कौन ज्यादा कमाता है, कौन घर के खर्चे चलाता है, कौन बच्चों की परवरिश का ज्यादा बर्डन उठाता है, ये सारी चीजें पावर इक्वेशंस को बदल देती हैं। अगर एक पार्टनर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो अक्सर दूसरे पर डिपेंड करता है और ये डिपेंडेंसी धीरे धीरे कंट्रोल में बदल जाती है। आपको लगता है कि आप प्रेम की वजह से साथ है, लेकिन असल में शायद आप एक पावर स्ट्रगल में फंस गए हैं जहां आपकी आवाज को दबाया जा रहा है और आपकी इच्छाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। और ये सिर्फ फिनेंशियल पावर की बात नहीं है, इमोशनल पावर भी उतनी ही क्रूशियल होती है। कौन ज्यादा इमोशनल सपोर्ट देता है, कौन ज्यादा समझदार है, कौन हमेशा सही होता है, ये सब चीजें रिश्ते में कंट्रोल और डोमिनेंस का खेल खेलती है। एक पार्टनर दूसरे को गिल्ट ट्रिप कर सकता है, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है या उनकी भावनाओं का फायदा उठा सकता है ताकि अपनी मर्जी चल सके। और ये सब प्यार के नाम पर होता है। आपको लगता है कि वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी पावर पोजीशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। सोशल पावर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। परिवार और समाज अक्सर कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं। पति को हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है, पत्नी को घर संभालने वाली। हालांकि आज के जमाने में ये चीजें बदल रही हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली ये अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस आज भी हमारे अंदर हैं। और जब इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। कौन डिसाइड करेगा कि शादी के बाद कहाँ रहना है, बच्चों का स्कूल कौन सा होगा, छुट्टियों पर कहाँ जाना है। ये सारे फैसले पावर डायनामिक्स का एक हिस्सा होते हैं और जो इन डायनामिक्स को समझ लेता है वो रिश्ते में ज्यादा कंट्रोल हासिल कर लेता है। अब जरा शादी के इतिहास पर नजर डालते हैं। क्या आपको लगता है कि शादी हमेशा से प्रेम का प्रतीक रही है? नहीं। इतिहास हमें बताता है कि शादी की शुरुआत प्रेम से बहुत दूर थी। पुराने जमाने में शादी एक प्योरली ट्रांजैक्शनल एग्रीमेंट थी। ये दो परिवारों के बीच एक अलियांस था, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का एक तरीका था या बच्चों को लेजिटिमेसी देने का एक साधन था। राजा महाराजा अपनी डॉटर्स की शादी दूसरे राजाओं से करते थे ताकि पॉलिटिकल अलायंसेस बन सके, जमीन जायदाद एक परिवार से दूसरे परिवार में जा सके, और वुमेन को अक्सर सिर्फ प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता था जिनका काम वंश को आगे बढ़ाना था। तो फिर प्रेम विवाह का ये कॉन्सेप्ट कब आया? ये तो कंपैरेटिवली एक नया आइडिया है। सदियों तक दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अरेंज्ड मैरिजेस ही नॉर्म थे। प्रेम तो शादी के बाद होता था या फिर होता ही नहीं था। शादी का मकसद प्यार नहीं, उद्देश्य था सोशल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और रिप्रोडक्शन। क्या ये पॉसिबल है कि हम आज भी उन्हीं पुराने मोटिवेशन से ड्राइव हो रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें एक नया, ज्यादा पालेटेबल नाम दे दिया है, प्रेम।
क्या आज भी हम सबकॉन्शियसली एक ऐसे पार्टनर को ढूंढ रहे हैं जो हमारी लाइफ को ज्यादा स्टेबल बना सके, ज्यादा सिक्योर बना सके और हमारे जीन्स को आगे बढ़ा सके? सोचिए, आजकल लव मैरिज का चलन बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये लव मैरिज अरेंज मैरिज से सच में बहुत अलग है, या हमने बस पार्टनर चुनने का अधिकार हासिल कर लिया है, लेकिन जो अंडरलाइंग मोटिवेशंस है वो आज भी वही है? हम आज भी किसी ऐसे को चुनते हैं जो देखने में अच्छा हो, वेल सेटल्ड हो, समझदार हो और जिसके साथ हमारा फ्यूचर सिक्योर लगे। क्या ये प्रेम है या एक कैलकुलेटेड चॉइस जिसे हमने प्रेम का नाम दे दिया है? और जब हम शादी करते हैं तो अक्सर हम अपने पार्टनर से कुछ अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वो हमारे लिए ये करेगा, वो हमारा ये काम करेगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमें समझेगा। ये अपेक्षाएं अक्सर हमारे दिमाग में बचपन से बिठा दी जाती हैं, फिल्मों से, कहानियों से और हमारे आसपास के लोगों से। लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और फिर रिश्ते में कड़वाहट। हम सोचते हैं कि प्यार कम हो गया, लेकिन शायद असल में हमारी अधूरी एक्सपेक्टेशंस ही हमें परेशान कर रही होती है। क्या शादी का असली मकसद इन सभी बातों से ऊपर उठकर सिर्फ दो आत्माओं का मिलन है, या फिर ये समाज का एक ऐसा ढांचा है जिसने हमारी आजादी को, हमारी पहचान को और हमारे असली मैं को एक लीगल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बांध दिया है? ये सवाल आसान नहीं है और इनका जवाब भी सीधा नहीं है। हम इन पर और गहराई से चर्चा करेंगे, शादी के उन छिपे हुए नियमों को समझेंगे, उन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को पहचानेंगे जो हमें शादी के बंधन में बांधते हैं। लेकिन अभी के लिए बस इतना सोचिए, क्या आप सच में जानते हैं कि आपने किसके साथ और किस चीज के लिए शादी की है? या आप भी एक ऐसे भ्रम में जी रहे हैं जिसे आपने प्रेम का नाम दे रखा है? इस कहानी में अभी बहुत कुछ है जो हम अगले पार्ट में उनकवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच जानने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। और फिर आता है वो सच जिसे हम अक्सर अपनी आंखों पर प्यार की पट्टी बांधकर देखना नहीं चाहते। वो सच जो बताता है कि विवाह सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि दो जिंदगियों का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। एक ऐसा समझौता जिसके नियम और शर्तें अक्सर शादी के मंदाप में नहीं, बल्कि वकीलों के चैम्बर में तय होते हैं। सोचिए जरा, आप किसी रिश्ते में हैं, सब अच्छा चल रहा है, प्यार है, रोमांस है, सपने हैं, और फिर आप शादी का फैसला लेते हैं। दिमाग में क्या चलता है? साथ जीने मरने की कस्में, बच्चों के नाम, घर बनाने के सपने, यही सपना। लेकिन क्या कभी एक पल के लिए भी ये ख्याल आता है कि आप एक बहुत बड़े लीगल एग्रीमेंट पर साइन करने जा रहे हैं? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसकी क्लाउजेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि एक आम इंसान कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाता। ये सिर्फ 7 फेरों और कस्मों की बात नहीं है। ये है आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इनकम, आपकी बैंक अकाउंट्स, आपकी लियाबिलिटीज और आपकी फ्यूचर की बात। शादी के बाद आपकी आइडेंटिटी, आपका लीगल स्टेटस, हर चीज बदल जाती है। और ये बदलाव सिर्फ नाम के आगे पति पत्नी लगने तक सीमित नहीं है। यह आपकी आर्थिक सुरक्षा, आपकी सामाजिक स्थिति और आपकी पर्सनल फ्रीडम तक को प्रभावित करता है। ज्यादातर लोग शादी के वक्त शादी के बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं, समाज की स्वीकृति, एक साथी का साथ, परिवार बनाना। लेकिन क्या हम कभी उसके रिस्क्स और लायबिलिटीज के बारे में सोचते हैं? क्या कभी कोई वकील शादी से पहले आकर हमें यह बताता है कि देखो भाई, अगर ये शादी टूटती है तो तुम्हें अपनी आधी कमाई, आधी प्रॉपर्टी या बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि तब तक तो प्यार का नशा इतना गहरा होता है कि कड़वी सच्चाई सुनने को कोई तैयार ही नहीं होता। शादी आपको एक लीगल शील्ड भी देती है और एक लीगल केज भी। शील्ड उन लोगों के लिए जो समाज की सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं, और केज उनके लिए जो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी फ्रीडम को दांव पर लगा देते हैं। क्योंकि जैसे ही आप शादी के रिश्ते में बंधते हैं, आपका मैं कहीं ना कहीं हम में बदल जाता है। और इस हम पर सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि कानून का भी पूरा अधिकार होता है। भारत में मैरिज लॉज बहुत इंट्रिकेट हैं। हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। हर एक्ट अपने आप में एक लैबिरिंथ है जिसमें उलझने वाले अक्सर वो होते हैं जो इसे सिर्फ प्यार का बंधन समझते हैं।
जब तक सब ठीक चल रहा होता है तब तक ये कानून किताबों में बंद रहते हैं, लेकिन जिस दिन रिश्ते में खटास आती है ये कानून जमीन पर उतर आते हैं और फिर यहीं से शुरू होता है असली खेल। आपके रिश्ते का प्यार, विश्वास, दोस्ती, ये सब कोर्ट में सिर्फ भावनात्मक बातें बनकर रह जाती है। कोर्ट सबूत मांगता है, कोर्ट फैक्ट्स मांगता है, कोर्ट कागज मांगता है। आपका वकील आपको बताएगा कि प्यार से अलाइमनी नहीं मिलती, प्यार से प्रॉपर्टी शेयर नहीं होती, उसके लिए आपको कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। और यहीं पर डार्क साइकोलॉजी अपना खेल दिखाती है। कुछ लोग तो इसी लीगल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल अपने पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। उन्हें पता होता है कि कानून कहाँ कमजोर है, कहाँ मजबूत है। वे जानते हैं कि कैसे लीगल थ्रेट्स का इस्तेमाल करके अपने पार्टनर पर दबाव बनाया जा सकता है। सोचिए एक ऐसी सिचुएशन, एक पति पत्नी दोनों ने प्यार में शादी की, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल गईं। पति का बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन पत्नी ने घर संभाला। अब रिश्ते में दरार आ गई है। पत्नी इमोशनल होकर सोच रही है कि मेरा पति मुझे छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। और पति ये सोचकर डरा हुआ है कि अगर डिवोर्स हुआ तो उसकी आधी कमाई और आधी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम हो जाएगी। अब यहां क्या काम करेगा प्यार, इमोशनल अटैचमेंट? नहीं, यहां काम करेगा कानून। पत्नी को कानूनी अधिकार है, पति को कानूनी मजबूरियां है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जहां दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को और कानूनी दांव पेचों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि मैरिटल रेप जैसा गंभीर मुद्दा भी सिर्फ हाल ही में डिबेट में आया है? क्यों? क्योंकि सदियों से शादी में पति को पत्नी पर फिजिकल और सेक्सुअल दोनों तरह का एक अनस्पोकन अधिकार दिया गया था। कानून ने उस अधिकार को बहुत देर तक मेंटेन रखा। ये क्या दिखाता है कि शादी सिर्फ व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि एक सामाजिक और कानूनी संस्था है जो पावर डायनामिक्स को भी शेप करती है। जब हम बात करते हैं शेयर्ड एसेट्स की, आप और आपका पार्टनर मिलकर एक घर खरीदते हैं, दोनों की कमाई लगती है, या हो सकता है सिर्फ एक की लगती है, लेकिन दूसरे का कंट्रीब्यूशन इमोशनल या घरेलू काम में है। लेकिन कानूनी रूप से वो संपत्ति किसकी है? अगर डिवोर्स होता है तो उसका क्या होता है? ये सब बातें प्यार के नशे में अक्सर इग्नोर कर दी जाती है, लेकिन यही बातें असलियत में आपको लीगल हासल्स में फंसाती है। और फिर आता है बच्चों का मुद्दा। किड्स आर द बिगेस्ट पॉन्स इन दिस लीगल गेम। जब दो लोग अलग होते हैं तो बच्चे कौन पालेगा? कस्टडी किसे मिलेगी? एक्सेस राइट्स क्या होंगे? एलिमोनी कितनी देनी होगी? ये सब फैसले अक्सर बच्चों की भलाई को देखकर कम और माता पिता के लीगल फाइट्स और ईगो क्लैशेस को देखकर ज्यादा होते हैं। एक बच्चा जिसने अपने माता पिता को प्यार करते देखा था, अब उन्हें कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देखता है। क्या यह किसी डार्क साइकोलॉजी से कम है, जहां मासूमियत को कानूनी दाव पेचों में घसीटा जाता है? शादी का बंधन सिर्फ दो लोगों को नहीं बांधता, बल्कि उनके परिवारों को, उनकी संपत्तियों को और उनके भविष्य को भी बांधता है। एक बार जब आप इस बंधन में बंध जाते हैं तो अपनी मर्जी से बाहर निकलना उतना आसान नहीं होता जितना इसमें दाखिल होना। बाहर निकलने के लिए आपको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं और कई बार अपने आत्मसम्मान को भी दांव पर लगाना पड़ता है। कभी कभी तो लोग सिर्फ इस डर से रिश्ते में बने रहते हैं कि डिवोर्स का प्रोसेस कितना लंबा, पेनफुल और फाइनेंशियली ड्रेनिंग होगा। उन्हें लगता है कि बाहर निकलने से बेहतर है कि इसी केज में एडजस्टमेंट कर ले। ये भी तो एक तरह की मानसिक गुलामी ही है ना। आप अपनी आजादी को सिर्फ इसलिए नहीं चुनते क्योंकि उसके कानूनी परिणाम आपको डराते हैं। कानून कहता है कि शादी एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन जब यही रिश्ता टूटने की कगार पर होता है तो वही कानून इसे एक ट्रांजैक्शन में बदल देता है। एक ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर हर चीज की कीमत लगाई जाती है, प्यार की, वफादारी की, यहां तक कि शेयर्ड मेमोरीज की भी। और इस खेल में कौन जीतता है? अक्सर वो जिसे कानून की बेहतर समझ हो, या जिसके पास बेहतर वकील हो, या जिसके पास कानूनी दांव पेचों को खेलने की बेहतर रणनीति हो। इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं, कानूनी ताकत काम आती है। और यही कड़वी सच्चाई है जो शादी के नाम पर हमारे सामने आती है। शादी आपको समाज में एक जगह देती है, एक सोशल स्टेटस देती है। आप सिंगल से मैरिड हो जाते हैं और इस मैरिड स्टेटस के साथ कई एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में आप चूकते हैं तो कानून आपको जवाबदेह ठहराता है। आजकल तो प्रेनप्शियल एग्रीमेंट्स का चलन भी बढ़ रहा है, खासकर पश्चिमी देशों में।
इंडिया में अभी भी ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन ये प्रेम अब क्या है? ये कहता है कि शादी से पहले ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लो, ताकि कल को अगर रिश्ता टूटा तो कोई लीगल हासिल ना हो। ये सीधा सीधा शादी को एक बिजनेस डील की तरह देखता है। प्यार की बात कहाँ है इसमें? ये तो सीधे सीधे उस कमर्शियल एस्पेक्ट पर फोकस करता है जो शादी के अंदर छिपा होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि विवाह एक रोमांटिक इल्यूजन है जिसे कानून ने एक मजबूत पिंजरे में बदल दिया है? एक ऐसा पिंजरा जिससे बाहर निकलना मुश्किल है और जिसके अंदर रहना भी कई बार दम घोट देता है। अक्सर जब रिश्ते में दिक्कतें आती हैं तो लोग प्यार और समझौते की बात करते हैं, लेकिन जब यही दिक्कतें हद से बढ़ जाती है तो वे सीधे कानून का दरवाजा खटखटाते हैं और तब प्यार की बातें बेमानी हो जाती है। सिर्फ कानूनी धाराएं, सबूत और वकीलों की बहस रह जाती है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है जो हर दिन लाखों शादियों में सामने आती है। मैं भी पाल के बातें करा दें। लोग प्यार में शादी करते हैं, लेकिन जब वो प्यार खत्म होता है तो उन्हें एहसास होता है कि वे सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि कानूनी और आर्थिक रूप से भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और इस बंधन को तोड़ना कई बार नया रिश्ता बनाने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी शादी के बारे में सोचे तो सिर्फ गुलाब और चॉकलेट के बारे में मत सोचिए। सोचिए उन कागजात के बारे में जिन पर आप दस्तखत करेंगे। सोचिए उन कानूनों के बारे में जो आपकी जिंदगी पर हमेशा के लिए असर डालेंगे। क्योंकि शादी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक जटिल कानूनी ड्रामा भी है जिसका क्लाइमैक्स अक्सर कोर्ट में होता है। और यहीं से शुरू होती है वो सच्चाई जो आपको बताती है कि प्यार का रंग कितना भी गहरा हो, कानून के ग्रे शेड्स उसे कभी न कभी फीका कर ही देते हैं। और फिर क्या होता है जब वो इलू इलू वाली फीलिंग्स, वो बटरफ्लाइज, वो हर वक्त मिलने की तड़प धीरे धीरे कम होने लगती है। जब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बोरियत के धूल जमने लगती है, क्या वो प्यार अब भी उतना ही चमकीला रहता है या फिर उसकी जगह कोई नई चीज ले लेती है? एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर प्यार का नाम देते रहते हैं, पर शायद वो कुछ और ही है। शायद वो सिर्फ आदत है या फिर डर है। सोचिए आपने किसी रिश्ते में कितना इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा। आपने अपनी भावनाएं लगाई, अपना वक्त लगाया, अपने सपने बुने, अपने दोस्तों को थोड़ा पीछे छोड़ दिया, अपनी पहचान को भी थोड़ा सा मोल्ड किया। ये सब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इंसान का दिमाग ऐसे काम करता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसे साइकोलॉजी में संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। आपने किसी चीज में एक बार बहुत सारा पैसा या एफर्ट लगा दिया तो चाहे वो चीज आपके लिए अच्छी ना भी हो, आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि दिमाग कहता है इतना सब कुछ लगाया कैसे छोड़ दूं। विवाह में भी यही होता है। जब प्यार की वो शुरुआती चकाचौंध थोड़ी कम होती है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। वो साल जो आपने साथ बिताए, वो यादें जो आपने बनाई, वो बच्चे जो शायद अब आपकी जिंदगी का हिस्सा है, वो घर जो आपने मिलकर सजाया, ये सब एक ऐसी चेन बन जाती है जिसे तोड़ना पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। क्या ये प्यार है या ये सिर्फ एक हिसाब किताब है, एक कैलकुलेशन है कि मैंने इतना कुछ दांव पर लगाया है, अब इसे कैसे हार जाऊं? रिश्ते में पावर डायनामिक्स कैसे काम करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत में सब बराबर लगते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए चांद तारे तोड़ने की कस्में खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है एक अनकहा पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। कौन क्या डिसाइड करेगा, किसके पास ज्यादा कंट्रोल है? ये कंट्रोल पैसों का हो सकता है, इमोशंस का हो सकता है, या यहाँ तक कि बच्चों के पालन पोषण का भी। एक पार्टनर शायद आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत हो और ये मजबूती धीरे धीरे एक कंट्रोलिंग टूल बन सकती है। तुम घर पर रहो, मैं कमाता हूं। कहने में तो ये प्यार लगता है, देखभाल लगती है, लेकिन क्या ये आपको आर्थिक रूप से उस पर निर्भर नहीं बना रहा? और जब आप निर्भर हो जाते हैं तो आपकी आवाज की ताकत अपने आप थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि मन में एक डर बैठ जाता है, अगर ये रिश्ता टूटा तो मेरा क्या होगा? ये डर प्यार नहीं है, ये एक पिंजरा है। या फिर कभी कभी इमोशनल पावर प्ले चलता है। एक पार्टनर हमेशा खुद को पीड़ित दिखाता है या हमेशा दूसरा पार्टनर को दोषी ठहराता है। तुम्हारी वजह से मैं खुश नहीं हूं, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होती। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। ये सामने वाले को हमेशा गिल्ट में रखता है ताकि वो आपकी इच्छाओं के अनुसार चले। ये प्यार नहीं, ये एक तरह का मानसिक हेरफेर है। इसमें आपको लगता है कि आप प्यार निभा रहे हैं, जबकि असल में आप बस एक साइकोलॉजिकल गेम के मोहरे बन रहे हैं। और फिर आती है उम्मीदें। शादी से पहले की उम्मीदें कि मेरा पार्टनर मुझे समझेगा, मेरी हर बात सुनेगा, मुझे हमेशा स्पेशल फील कराएगा।
और शादी के बाद की हकीकत कि हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी है, हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं हैं और हर कोई उतना परफेक्ट नहीं होता जितना आपने सोचा था। जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो दिन में एक खालीपन आ जाता है। वो खालीपन कभी कभी नाराजगी, कभी कभी उदासी और कभी कभी तो एक गहरी कड़वाहट में बदल जाता है। ये कड़वाहट धीरे धीरे आपके रिश्ते में जहर घोलना शुरू कर देती है। आप बातें करना बंद कर देते हैं या बात करते भी है तो सिर्फ ऊपरी तौर पर। असली शिकायतें, असली दर्द, असली इच्छाएं दबी रह जाती है क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने वो बातें छेड़ी तो झगड़ा होगा और झगड़े से बचने के लिए आप चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये चुप्पी रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। ऊपर से सब ठीक दिख सकता है लेकिन अंदर ही अंदर वो रिश्ता सड़ रहा होता है। क्या ये प्यार है? नहीं, ये समझौते का एक मूक प्रतीक है। एक ऐसा समझौता जहां शांति की कीमत आपके आत्मसम्मान और आपकी खुशी से चुकाई जा रही है। और फिर एक और बड़ा फैक्टर आता है समाज। हम सब एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जहां तलाक को एक दाग की तरह देखा जाता है। लोग क्या कहेंगे? ये सवाल हमारे समाज की रीढ़ है। ये सवाल आपकी खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप एक ऐसे रिश्ते में फंसे रहते हैं जहां आपको खुशी नहीं मिलती, जहां आप घुटन महसूस करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपसे सवाल ना करें। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक तरह का सोशल प्रेशर है जो आपको एक लीगल बॉन्ड में बांधे रखता है, भले ही उसमें प्यार की कोई गुंजाइश ना बची हो? आपकी पहचान अब सिर्फ आपकी नहीं रहती। आप पति या पत्नी के रूप में जाने जाते हैं और उस पहचान को छोड़ना समाज की नजरों में एक असफलता मान ली जाती है। ये डर, ये सामाजिक दबाव अक्सर लोगों को एक अनहैप्पी मैरिज में सालों साल रहने पर मजबूर कर देता है। ये कोई प्यार नहीं, ये समाज द्वारा लगाया गया एक कानूनी और सामाजिक बंधन है जिसमें आप सिर्फ दिखावे के लिए जी रहे होते हैं। और फिर आते हैं बच्चे। अगर आपके बच्चे हैं तो ये फैक्टर और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लोग कहते हैं बच्चों के लिए साथ रहना जरूरी है। क्या ये सच है? क्या आप बच्चों को एक ऐसे माहौल में बड़ा करना जहां उनके माता पिता एक दूसरे को नापसंद करते हैं या एक दूसरे से बात तक नहीं करते, वो उनके लिए अच्छा है? या ये सिर्फ एक और बहाना है, एक और लीगल और इमोशनल बंधन जो आपको उस रिश्ते में बांधे रखता है? जरूरी नहीं कि एक टूटे हुए रिश्ते में रहने से बच्चों को फायदा हो। कभी कभी एक शांत और अलग माहौल एक ऐसे माहौल से बेहतर होता है जहां रोजाना तनाव और झगड़े हों। लेकिन हम खुद को ये समझाते हैं कि बच्चों के लिए साथ रहना जरूरी है ताकि हमें अपने रिश्ते को छोड़ने का वो मुश्किल फैसला ना लेना पड़े। क्या ये प्यार है जो आपको बांधे रखता है या ये जिम्मेदारी का बोझ है जो लीगल और सोशल कंस्ट्रेंट्स ने आपके ऊपर डाल दिया है? और अब बात करते हैं सीधे कानून की। विवाह सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, ये कागजों का भी खेल है। एक बार आप कानूनी तौर पर विवाहित हो जाते हैं तो आप सिर्फ दो अलग व्यक्ति नहीं रहते, आप एक लीगल इकाई बन जाते हैं। आपके एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक अकाउंट, आपकी जिम्मेदारियां, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ जाता है। जब चीजें बिगड़ती हैं और प्यार पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो ये लीगल बॉन्ड बहुत ही डरावना रूप ले लेता है। तब आप प्यार की बात नहीं करते, तब आप वकीलों की बात करते हैं, तब आप इमोशंस की बात नहीं करते, तब आप एसेट्स, एलिमनी, कस्टडी और बंटवारे की बात करते हैं। अचानक से वो व्यक्ति जिसे आपने कभी अपनी पूरी दुनिया माना था अब आपका ओपोनेंट बन जाता है, आपका विरोधी बन जाता है। और ये कानूनी लड़ाई अक्सर एक बहुत ही गंदी, कड़वी और महंगी लड़ाई होती है। सोचिए, आपने एक पार्टनर के साथ मिलकर एक घर बनाया। शादी के समय आपने सोचा था कि यह घर आपके प्यार की निशानी है, लेकिन जब तलाक की नौबत आती है तो वो घर सिर्फ एक एसेट बन जाता है। उसकी कीमत लगाई जाती है और उसे बांटा जाता है। वो यादें, वो भावनाएं, वो सपने जो उस घर से जुड़े थे, सब धूमिल हो जाते हैं। सिर्फ एक कानूनी हिसाब किताब बाकी रहता है। ये विवाह का वो कड़वा सच है जिसे कोई आपको नहीं बताता। कोई लव स्टोरी आपको ये नहीं सिखाती कि कैसे प्यार के खत्म होने के बाद आपका पार्टनर आपके खिलाफ आपके अपने ही एसेट्स का इस्तेमाल कर सकता है। कैसे आपने जो कभी प्यार से दिया था उसे वापस लेने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। क्या ये प्यार है जो आपको इस मोड़ तक ले आया है, या ये एक कानूनी बंधन है जो आपको एक ऐसी स्थिति में ले आया है जहां आपको अपनी ही जिंदगी के लिए लड़ना पड़ रहा है? ये सब आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि विवाह सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया नहीं है, ये एक जटिल कॉन्ट्रैक्ट है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अपने नियम हैं, अपनी शर्तें हैं और अपने परिणाम हैं। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, आपके पैसे, आपकी आजादी, आपकी पहचान और यहां तक कि आपकी मानसिक शांति को भी।
हम में से कई लोग विवाह में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर कोई और ऑप्शन नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर वो अकेले रहे तो लोग क्या कहेंगे, या वे आर्थिक रूप से क्या करेंगे, या वे इमोशनली कैसे मैनेज करेंगे। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक ट्रैप है जहां आपके दिमाग को लगता है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, और जब आप खुद को बिना विकल्प के देखते हैं तो आप उस सिचुएशन को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो। ये वो गहरी जड़ें हैं जो विवाह के कानूनी और सामाजिक बंधन को मजबूत करती है, भले ही प्रेम की डोर बहुत पहले ही टूट चुकी हो। ये वो अंधेरे कोने हैं जहां प्यार का नाम सिर्फ एक पर्दा बन जाता है, जिसके पीछे डर, निर्भरता, सामाजिक दबाव और कानूनी बाध्यताएं काम करती है। क्या ये प्यार है, या ये एक बहुत बड़ा समझौता है जिसे आप हर दिन जीते हैं? और इस समझौते के पीछे की असल साइकोलॉजी क्या है? शादी क्या सिर्फ दो शरीरों का मिलन है, या दो आत्माओं का प्यार और विश्वास की एक पवित्र डोर, या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हर क्लाउज आपको एक अदृश्य पिंजरे में बांध देता है? अब तक हमने देखा कि कैसे विवाह, जिसे हम अक्सर प्यार का सबसे खूबसूरत मुकाम मानते हैं, असल में सामाजिक उम्मीदों, आर्थिक समझौतों और कानूनी बेड़ियों का एक उलझा हुआ जाल भी हो सकता है। और आज हम उस जाल की गहराई में उतरेंगे जहां प्यार दम तोड़ देता है और सिर्फ समझौता बाकी रह जाता है। एक वक्त था जब आपके साथी की आंखों में देखना दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग होती थी। हर बात, हर पल, हर सांस में सिर्फ प्यार और अपनापन महसूस होता था। लेकिन वो यूफोरिया, वो शुरुआती जादू कब फीका पड़ जाता है आपको पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे प्यार की जगह आदत ले लेती है, और फिर जिंदगी की सच्चाई अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। वही रिश्ता जो कभी आपको पंख देता था कब बेड़िया बन जाता है, ये जानना बेहद डरावना होता है। आप खुद को एक ऐसे रास्ते पर पाते हैं जहां आप अकेले नहीं हैं, पर फिर भी अकेला महसूस करते हैं। सबसे घातक अकेलापन वो होता है जो आप भीड़ में नहीं बल्कि अपने ही साथी के साथ महसूस करते हैं। एक ही छत के नीचे रहते हुए आप दो अजनबी बन जाते हैं। बातें होती है लेकिन उनमें दिल नहीं होता, हंसी होती है लेकिन आंखों में नमी होती है, एक अजीब सी चुप्पी, एक खालीपन जो रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। आप एक ऐसे परफॉर्मेंस में फंस जाते हैं जहां बाहर की दुनिया के लिए आपको खुश रहने का नाटक करना होता है, पर अंदर से आपकी आत्मा चीख रही होती है। अब सोचिए, इस खोखले रिश्ते को ढोना क्यों पड़ता है? क्यों लोग अलग होने की बजाय एक दूसरे को अंदर ही अंदर घुट घुट कर मारते रहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है समाज का डर। लोग क्या कहेंगे, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रेशर है। ये प्रेशर इतनी हावी होती है कि इंसान अपनी खुशियों को, अपने मेंटल पीस को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा देता है। पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब आपको जज करेंगे। शायद आप ही में कोई कमी है। इतने साल का रिश्ता तोड़ दोगे, बच्चों का क्या होगा? ये सवाल किसी चाबुक की तरह आपको अंदर से मारते हैं और आप उस रिश्ते के दलदल में और गहरे धंसते चले जाते हैं। और हाँ, बच्चे अक्सर सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं इस खोखले रिश्ते को बनाए रखने के लिए। बच्चों के लिए साथ रहना जरूरी है। हम भले ही नाखुश रहे, पर बच्चों को कंप्लीट फैमिली मिलनी चाहिए। ये एक ऐसा तर्क है जो आपको उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए मजबूर करता है जहां बच्चे हर रोज अपने माता पिता को लड़ते, झगड़ते या एक दूसरे से बेपरवाह देखते हैं। क्या ऐसे माहौल में पलने वाले बच्चे ट्रूली हैप्पी हो सकते हैं? क्या उन्हें एक हैप्पी फैमिली का मतलब समझ आएगा जब वो अपने ही घर में 2 अजनबी इंसानों को जबरदस्ती साथ रहते देखते हैं? अक्सर ऐसे माहौल में बच्चे या तो इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं या फिर खुद भी ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स में फंस जाते हैं। जब वे बड़े होते हैं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये बस एक एस्केप है, एक बहाना है अपने डर को जस्टिफाई करने का। फिर आता है आर्थिक निर्भरता। ये एक और गहरा जाल है, खासकर महिलाओं के लिए। जब एक पार्टनर आर्थिक रूप से दूसरे पर निर्भर होता है तो रिश्ता सिर्फ एक समझौते से बढ़कर एक कैद बन जाता है। डर लगता है कि अगर रिश्ता तोड़ा तो कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, बच्चों का क्या होगा। ये डर इतना बड़ा होता है कि इंसान अपने सपनों को, अपनी आजादी को, अपनी सेल्फ वर्थ को, सब कुछ कुचल देता है। आर्थिक रूप से कमजोर होना रिश्ते में आपकी आवाज को दबा देता है। आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते, अपनी शर्तों पर बात नहीं कर सकते। आपका पार्टनर इस डिपेंडेंसी का फायदा उठाता है और आपको और ज्यादा कंट्रोल करने लगता है। ये एक ऐसी पावर डायनामिक्स है जहां प्यार की जगह सिर्फ कंट्रोल और मैनिपुलेशन रह जाता है। एक और भयानक सच है भावनात्मक शोषण।
ये अक्सर शारीरिक शोषण से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसके निशान दिखते नहीं पर ये आपकी आत्मा को छलनी कर देते हैं। पार्टनर हर बात में नीचा दिखाता है, क्रिटिसाइज करता है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, आपकी छोटी छोटी खुशियों को डिसमिस करता है, आपको गासलाइट करता है कि आपकी भावनाएं गलत है, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे आप खुद पर ही शक करने लगते हैं, अपनी पहचान खोने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद आप ही में कोई कमी है, आप ही गलत है, और इस चक्रव्यूह से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपने ही साथी के मैनिपुलेटिव गेम्स में इतने उलझ जाते हैं कि आपको सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे आप अपने दोस्तों से कटने लगते हैं, अपने परिवार से दूर होने लगते हैं। आपके साथी को आप सिर्फ अपने पास रखना चाहता है ताकि आप किसी और से अपने दर्द को शेयर न कर सके। ये इसोलेशन एक और मैनिपुलेटिव टैक्टिक है जिससे आप और ज्यादा कमजोर और डिपेंडेंट बन जाते हैं। आपका सोशल सर्कल सिकुड़ जाता है, आपकी दुनिया सिर्फ आपके पार्टनर के इर्द गिर्द घूमने लगती है, और जब आपकी दुनिया इतनी छोटी हो जाती है तब उस रिश्ते से बाहर निकलने का सोचना भी किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता है। कितनी बार आपने ये सुना है, शादी सिर्फ कॉम्प्रोमिसेस का नाम है। थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। हाँ, समझौता जरूरी है, एडजस्टमेंट भी जरूरी है, लेकिन क्या उस हद तक जहां आप खुद को ही मिटा दें, जहां आपकी पहचान सिर्फ किसी का पति या किसी की पत्नी बनकर रह जाए, जहां आपकी अपनी इच्छाएं, आपके सपने, आपकी आजादी सब कुछ खत्म हो जाए। ये कोई समझौता नहीं है, ये आत्मविनाश है, ये अपने आप पर हो रहा अन्याय है। आप अपनी ही जिंदगी के डायरेक्टर नहीं रहते, आप सिर्फ एक कठपुतली बन जाते हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में होती है। इस सब के बीच इंसान अंदर ही अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, जिंदगी से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हर दिन एक बोझ लगता है, एक ऐसी बेजान जिंदगी जहां सुबह उठने का कोई मकसद नहीं दिखता। आप सिर्फ एक्सेस करते हैं, जीते नहीं। ये सब उस रिश्ते की कीमत है जिसे आपने प्यार समझकर अपनाया था, पर वो एक बोझ बन गया। ये रिश्ता जो आपको एक मजबूत आधार देना चाहिए था, वो आपको अंदर से तोड़ देता है। शादी में कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक पार्टनर को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है। अगर तुम मुझे छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारा ये कदम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगा, मुझे तुम्हारे बिना जिंदगी जीने का कोई हक नहीं। ये सब गिल्ट ट्रिपिंग के तरीके हैं जो आपको उस रिश्ते में फंसाए रखते हैं। भले ही आप कितना भी दर्द में हो, आप उनकी मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लेते हैं और खुद का मेंटल हेल्थ पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। ये एक बहुत ही डार्क साइकोलॉजी है जहां एक इंसान दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपने कंट्रोल में रखता है। और सबसे कड़वी सच्चाई ये कि कई बार ये सब किसी एक पार्टनर की गलती नहीं होती, बल्कि दोनों ही इतने अलग होते हैं कि साथ रहना ही एक सजा बन जाता है। या फिर समय के साथ इंसान इतने बदल जाते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं, उनके सपने, उनकी उम्मीदें सब बदल जाती है। जहां पहले प्यार था वहां अब सिर्फ खालीपन है। लेकिन समाज, परिवार, बच्चे और सबसे बढ़कर खुद के डर की वजह से वो इस खालीपन को सहते रहते हैं। एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जहां उन्हें हर पल ये महसूस होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया है। ये सब बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि शादी सिर्फ एक जाल है, एक पिंजरा है, एक सजा है। लेकिन क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं? क्या इस अंधेरे में कोई रोशनी नहीं? क्या हमें जीवन भर इसी बोझ को ढूंढना पड़ेगा, या फिर क्या हम अपनी शर्तों पर, अपनी आजादी के साथ भी जी सकते हैं? क्या सच्चा प्यार सिर्फ कहानियों में होता है या उसे हकीकत में भी पाया जा सकता है? अगले और आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे कि इस जाल से कैसे निकला जाए या कैसे इससे बचा जाए। हम बात करेंगे उन डार्क पैटर्न्स को पहचानने की और अपनी जिंदगी को फिर से अपनी मुट्ठी में करने की। जुड़े रहिए। हमने अपनी इस यात्रा में विवाह के हर पहलू को खंगालने की कोशिश की है, हर उस धागे को समझने की जो इस रिश्ते को बुनता है। हमने देखा कि कैसे यह एक गहरा कानूनी बंधन है, समाज का एक ढांचा है, और फिर कैसे ये दो दिलों का, दो आत्माओं का सबसे पवित्र और निजी मिलन भी है। लेकिन सवाल वही रह जाता है जो हमारे दिल में बार बार उठता है, क्या विवाह सच में प्रेम का ही दूसरा नाम है, या सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौता, एक सामाजिक मजबूरी? यह आखिरी पड़ाव है हमारी इस पड़ताल का, जहां हम इस जटिल पहेली के आखिरी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमने प्यार की गहराइयों को देखा, रिश्तों की उस नाजुक डोर को परखा, और साथ ही समाज के उन अदृश्य नियमों को भी समझा जो हमें एक दूसरे से बांधते हैं। लेकिन अब समय है उस सच को स्वीकार करने का जो अक्सर अनकहा रह जाता है। शादी सिर्फ एक सुखद कहानी नहीं होती, यह एक कड़वी सच्चाई भी हो सकती है।
क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप शादी करते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं जुड़ते बल्कि एक पूरे सिस्टम से जुड़ जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां उम्मीदें होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं और अक्सर अनकहे समझौते भी होते हैं। यह एक ऐसा जाल है जिसे प्यार के नाम पर बुना जाता है, लेकिन इसमें फंसकर कई बार हमारी अपनी पहचान ही खो जाती है। हमारा अपना मैं कहीं धुंधला सा पड़ जाता है। प्यार की शुरुआत हमेशा हसीन होती है, सपनों से भरी हुई। दो लोग एक दूसरे में खो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यही वो शख्स है जिसके लिए वो बने हैं। लेकिन क्या वो जानते हैं कि इस एक दूजे के लिए के पीछे समाज की कितनी बड़ी मशीनरी काम कर रही है? परिवार का दबाव, दोस्तों का मजाक, शादी कब कर रहे हो जैसे सवाल और वो अनकहा डर कि अकेले रह जाओगे तो क्या होगा, ये सब मिलकर उस प्यार पर एक अदृश्य दबाव बनाते हैं, उसे एक जरूरत बना देते हैं। और जब यह जरूरत कानूनी बंधन का रूप लेती है तो खेल और जटिल हो जाता है। अचानक आपके पार्टनर के पास सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि कानूनी अधिकार भी आ जाते हैं। आपकी प्रॉपर्टी, आपके बच्चे, आपका नाम, सब कहीं ना कहीं इस कानूनी दायरे में आ जाते हैं। क्या यह नियंत्रण की इच्छा नहीं है? एक दूसरे पर हक जमाने की वो पुरानी आदिम वृत्ति जिसे अब शादी का सभ्य नाम दे दिया गया है। कई बार शादी एक बिजनेस डील से कम नहीं होती। आप अपने सपने, अपनी आजादी, अपने कुछ नियमों को दांव पर लगाते हैं इस उम्मीद में कि बदले में आपको सुरक्षा, साथ और प्यार मिलेगा। लेकिन क्या ये डील हमेशा फेयर होती है? क्या हमेशा आप ही वो शख्स नहीं होते जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ज्यादा त्याग करते हैं? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हर रिश्ते में एक पावर डायनेमिक नहीं होता जहां एक व्यक्ति ज्यादा कंट्रोल में होता है और दूसरा कम? सोचिए, आपने किसी से प्यार किया और फिर शादी कर ली, अब वो आपका जीवन साथी है। क्या यह सिर्फ एक खूबसूरत उपाधि है या इसके साथ एक अदृश्य बोझ भी आता है? अब आपको एक कपल की तरह बिहेव करना है। आपकी अपनी इच्छाएं, आपके अपने फैसले, सब पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और समाज की नजर रहती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अब तुम शादीशुदा हो। तुम्हें ये करना चाहिए क्योंकि एक अच्छी पत्नी पति ऐसा ही करता है। ये बातें सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी को, आपके स्व को कुचल देती हैं। यह डार्क साइकोलॉजी का एक सूक्ष्म रूप है जहां प्रेम के नाम पर आपको धीरे धीरे मोल्ड किया जाता है। आपकी पसंद नापसंद को बदला जाता है ताकि आप उस आदर्श साथी के सांचे में फिट हो सके। और अगर प्यार खत्म हो जाए तो, अगर वो स्पार्क चला जाए, तब क्या होता है? क्या आप कानूनी बंधन में जकड़े हुए उस रिश्ते को ढोते रहते हैं? समाज क्या कहेगा? परिवार क्या सोचेगा? बच्चे हैं तो उनका क्या होगा? ये सवाल हमें एक पिंजरे में बंद कर देते हैं जहां प्यार की कमी, सम्मान की कमी और खुशियों की कमी होने के बावजूद हम सिर्फ सामाजिक बंधन और कानूनी शर्तों के कारण साथ रहने पर मजबूर होते हैं। यह एक लिविंग हेल हो सकता है, एक ऐसा नर्क जहां आप हर रोज जीते हैं लेकिन खुशियों से कोसों दूर होते हैं। कई लोग तो सिर्फ पैसे, स्टेटस या बच्चों की खातिर एक बेजान रिश्ते को जीते रहते हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल की तस्वीरें पोस्ट होती है, लेकिन अंदर से वो रिश्ते कब के मर चुके होते हैं। यह कितना भयानक है कि हम लव को लाइफ टाइम कमिटमेंट के साथ इस तरह जोड़ देते हैं कि वो बोझ बन जाता है। क्या ये हमारी अपनी खुशियों के साथ अन्याय नहीं? दूसरी ओर, क्या सिर्फ प्यार ही काफी है? क्या दो लोगों का एक दूसरे से प्यार करना उन्हें जीवन भर के लिए सफल बना देता है? इतिहास गवाह है कि कई प्रेम कहानियां शादी के बाद कड़वी हकीकत में बदल गई। प्यार अंधा होता है और अक्सर हम उस अंधत्व में पार्टनर की कमियों को, अपनी इनकम्पैटिबिलिटी को और आने वाली मुश्किलों को देख नहीं पाते। प्यार की उस खुमारी में लिए गए फैसले बाद में जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं। क्या यह एक भ्रम नहीं है कि प्यार सब कुछ ठीक कर देगा? प्यार में भी एक तरह का कंट्रोल होता है। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो आप उसे खोने से डरते हैं। यह डर आपको कई ऐसे काम करने पर मजबूर करता है जो आप सामान्य परिस्थितियों में नहीं करते। आप अपने पार्टनर की खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं को कुर्बान करते हैं और धीरे धीरे ये कुर्बानी एक आदत बन जाती है। आप भावनात्मक रूप से इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अपनी पहचान खो देते हैं। क्या यह भी डार्क साइकोलॉजी का एक रूप नहीं है जहां आपकी भावनाओं को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप उस रिश्ते में बने रहे, चाहे वो कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो? आज की दुनिया में जहां सब कुछ बदल रहा है, क्या विवाह की यह पुरानी परिभाषा भी बदलनी नहीं चाहिए? क्या ये सिर्फ तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं से कहीं आगे बढ़कर हम साथ है,
लेकिन हम अलग अलग भी हैं कि और नहीं जाना चाहिए। विवाह को अब सिर्फ एक इकाई नहीं बल्कि दो स्वतंत्र व्यक्तियों का सम्मानजनक सह अस्तित्व होना चाहिए। एक सच्चा रिश्ता, चाहे वो शादी के बंधन में हो या ना हो, आपको आजादी देता है। यह आपको बांधता नहीं बल्कि आपको उड़ने के लिए पंख देता है। यह आपको कंट्रोल नहीं करता बल्कि आपको सपोर्ट करता है। यह आपको बदलता नहीं बल्कि आपके सबसे सच्चे रूप को बाहर लाने में मदद करता है। यह ऐसा होना चाहिए जहां आप एक दूसरे की ग्रोथ में खुशी महसूस करें, न कि एक दूसरे की आजादी को छीनकर सुरक्षित महसूस करें। तो क्या विवाह एक कानूनी बंधन है या प्रेम? शायद, या दोनों का एक जटिल मिश्रण है, एक ऐसा मिश्रण जिसे हर व्यक्ति अपने हिसाब से परिभाषित करता है। कुछ के लिए यह सुरक्षा का एक कवच है, तो कुछ के लिए प्रेम का सर्वोच्च प्रदर्शन, कुछ के लिए यह एक पिंजरा है, तो कुछ के लिए एक खुला आसमान। असली सवाल यह नहीं है कि विवाह क्या है, बल्कि यह है कि आप अपने रिश्ते को क्या बनाना चाहते हैं। क्या आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहां आप हर पल बंधे हुए महसूस करें, जहां हर बात कानूनी पैंचों और सामाजिक दबावों से तय हो? या आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहां प्रेम, सम्मान और विश्वास ही आपकी नींव हो, जहां आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के बेस्ट वर्जन बनने में मदद करें, न कि एक दूसरे को छोटा महसूस कराएं? इस रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण है आपका अपना आत्मसम्मान और स्वतंत्रता। चाहे कितना भी गहरा प्यार क्यों ना हो, अगर वो आपके आत्मसम्मान को कुचलता है, आपकी आजादी को छीनता है, तो वो प्यार नहीं, एक तरह का इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन है। डार्क साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि कैसे लोग आपके सबसे गहरे इमोशंस और कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। शादी के बंधन में भी ये सब होता है, अक्सर अनजाने में, लेकिन होता जरूर है। आपको अपने रिश्ते में बाउंड्री सेट करनी होगी। क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, ये आपको स्पष्ट करना होगा। अगर आपका पार्टनर आपके इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहा है, आपको गिल्ट ट्रिप दे रहा है या आपकी आजादी को छीन रहा है, तो आपको इस बात को समझना होगा कि यह प्यार नहीं है, यह कंट्रोल है, और यह कंट्रोल धीरे धीरे आपके जीवन को खोखला कर देगा। एक सफल विवाह या रिश्ता वो नहीं होता जहां कोई लड़ाई ना हो, बल्कि वो होता है जहां लड़ाई के बाद भी सम्मान और प्यार बचा रहे, जहां दोनों पार्टनर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करें, और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करें। अक्सर हम प्रेम को एक मंजिल मान लेते हैं कि बस शादी हो गई तो जीवन सफल, पर असल में विवाह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां हर दिन आपको अपने पार्टनर को फिर से जानना होता है, फिर से प्यार करना होता है, और खुद को भी फिर से डिस्कवर करना होता है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं, और कई बार तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जो रिश्ते इन तूफानों से गुजर कर भी मजबूत बने रहते हैं, वो इसलिए नहीं कि उनमें कानूनी बंधन होता है, बल्कि इसलिए कि उनमें प्रेम की सच्ची शक्ति होती है, विश्वास की अटूट डोर होती है, और सम्मान की गहरी भावना होती है। तो आखिर में विवाह क्या है? यह आपके ऊपर है। यह एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर आप अपनी प्रेम कहानी या अपने कानूनी समझौते को पेंट करते हैं। आप इसे क्या बनाना चाहते हैं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। क्या आप एक ऐसी तस्वीर बनाना चाहते हैं जहां प्यार, सम्मान और आजादी के रंग खिले, या एक ऐसी तस्वीर जहां मजबूरी, कंट्रोल और निराशा के काले बादल छाए रहे? इस पूरी सीरीज के दौरान हमने सिर्फ सवालों के जवाब नहीं ढूंढे, बल्कि खुद को भी समझने की कोशिश की है। हमने देखा कि इंसान का स्वभाव कितना जटिल है और कैसे वो प्यार और सत्ता के बीच झूलता रहता है। उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको अपने रिश्तों को एक नई नजर से देखने का मौका दिया होगा, और आपको ये समझने में मदद की होगी कि असल मायने में आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। याद रखिए, आप ही अपने जीवन के मालिक हैं, और आपके रिश्ते की बागडोर भी आपके ही हाथों में है। आप चुने कि आप किस तरह का विवाह चाहते हैं, कैसा प्रेम चाहते हैं, और कैसा जीवन चाहते हैं। समझदारी से चुने, क्योंकि यह फैसला सिर्फ एक पल का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का होता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि विवाह को लेकर आपके क्या विचार हैं। क्या यह आपके लिए एक बंधन है या प्रेम? हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी इंसाइटफुल वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने रिश्तों को समझदारी और प्यार से निभाएं।